वास्तु डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर वास्तु की कल्पना, वास्तु की गणना हम करते हैं। उसके बाद आपकी पूरी इंटीरियर, पूरे लैंड के बारे में हम बताएंगे, जिस तरह के लैंड की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, पहाड़ी इलाकों पे लैंड का परचेज कैसे करना है, समतल भूमि पे लैंड कैसे रखना है, उसकी ओरिएंटेशन कैसे रखना है, उसका स्लैंटिंग कैसे रखना है, उसकी झुकाव को कैसे रखनी है, ताकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और वास्तु ऊर्जा का समानुपातिक सम्मिश्रण उसमें हमें करना होता है। जो इंजीनियरिंग बेस के लोग हैं, जो इंजीनियरिंग जिनका बेस है, वो आप देखते होंगे कि किसी भी भवन को जब आप निर्माण करते हैं, भवन की जब आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते होंगे, तो उसके साथ साथ आप प्रयास करते होंगे तो उसका ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। विदाउट ओरिएंटेशन आप उसमें लाभ नहीं दे पाएंगे। और उसी ओरिएंटेशन का जो वास्तु ऊर्जा है, जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम कैसे सम्मिश्रण करेंगे, कैसे उस भवन में बेहतर तरीके से प्लानिंग के द्वारा उसमें सुनियोजित तरीके से उसमें उसका प्रवाह बनी रहे, फ्लो बनी रहे, इसका हम लोग इसमें ध्यान रखना है, ताकि वहां पे रहने वाले लोग सुख, शांति और समृद्धि पूर्वक, परस्परिटी पूर्वक वो अपने जीवन को यापन कर सकें। इस चीज का एक बहुत बड़ा बेस है, जिसको हम आगे क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपने लैंड देखा होगा, कभी लैंड आपका रेगुलर शेप में नहीं होता है। कोई लैंड बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, किसी कोना कटी होती है, किसी का एक्सटेंशन होता है, कोई किसी लैंड रिडक्शन होता है। तो वो कैसे हमें रखना है, किस हिसाब से हमें करना है, कौन सा, इन विच लैंड इज सुटेबल फॉर मी, हमारे लिए कौन सी लैंड कैसे सुटेबल होगा, कैसे क्या, कौन सी लैंड क्या फल देगा, हमारे बॉडी के किन पार्ट्स पे उनका कैसे अधिकार बनती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वाटर का, जिसकी चर्चा पुराणों में बहुत करी गई है, खास करके स्कंद पुराण में जल के सुनियोजित व्यवस्था, नगर योजना को सुनियोजित तरीके से कैसे व्यवस्थित करी जाए, उसकी चर्चा आपको वहां से मिलती है। तो जल की व्यवस्था कैसे करनी है, वाटर कहाँ से लेना है, पानी की कहाँ होनी चाहिए, पानी कहाँ नहीं रखना है, तो इसको हम लोग बड़ा विस्तृत से देखेंगे। उसके बाद हम अपने घर के अंदर की वस्तुओं पे आएंगे, जैसे ओवरहेड टैंक है, स्टेयर्स है, फिर डाइनिंग रूम, किचन है, पूजा रूम की भी बहुत लोग मान्यता है कहाँ पे रखनी चाहिए। और फिर सेफ्टी टैंक देखेंगे, सेफ्टी टैंक का इस्तेमाल किस स्थान पे उनकी बनानी चाहिए, और वो कहाँ कहाँ पे हमें दुष्प्रभाव देता है, और उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर की कौन सी ऑर्गन्स पे किस हिसाब से पड़ता है। वास्तु का जो प्रभाव है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन्स पे वो अपने प्रभाव बनाते हैं। आज वास्तु की जो इतनी चर्चा हो रही है, वास्तु पे इतनी लोग की झुकाव बनी है, इसका यही कारण है, हम नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याओं से, नई नई संघर्ष से, नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसकी विस्तार 13वीं शताब्दी तक काफी रहा। 13वीं शताब्दी के बाद जब मुगलों की शासन आई, तब इसका धीरे धीरे पतन होते चला गया। उसके बाद अंग्रेजों की शासन में भी ये पतन हुआ, लेकिन इस सिद्धांत का, इस विधा का दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत प्रचलन जारी रही। पुनः फिर हम इसके तरफ उन्मुक्त हुए, इधर हमारी इंक्लाइनेशन हुई। हम लोग, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने समझा कि ये हमारी समस्याओं को निराकरण करने में यह शास्त्र की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और इस उपयोगिता को समझते हुए वर्तमान समय में हम, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इसकी प्रचलन बढ़ गई, इसके प्रति हम सब इंक्लाइंड हुए और इसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने लगे। कहीं भी देखेंगे आपकी दशा अवधि खराब होगी, ज्योतिष जो जान रहे हैं, ज्योतिष जो सीखा है, दशा अवधि खराब होती है तो आपकी परेशानियां बढ़ने लगती है। नित्य नई नई समस्याएं, अकस्मात घटना आपको परेशान करने लगता है। लेकिन यही आपकी वास्तु भी अगर खराब हो तो फिर वो परेशानियां बहुत गहराई तक जाती है, बहुत डिप तक जाती है।
लेकिन अगर वास्तु हमारा ठीक हो तो उसे हम आराम से उसे हम पार कर लेते हैं। उस संघर्ष को, उस कठिनाइयों को झेलने में हमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के द्वारा उस बुरे समय को, दुष्परिणाम वाले समय को हम पार कर लेते हैं। तो वास्तु की बहुत बड़ी गहराई है, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। किसी ने कहा है दिशा बदलो दशा बदलो। दिशा को बदल डालिए, आपकी दशा में सुधार अवश्य होगी। बहुत तो नहीं बदली जा रही लेकिन आपकी दशा में सुधार होगी। तो वास्तु का बहुत बड़ा कीमत है, बहुत बड़ी इसकी उपयोगिता है, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि 4 वेद की प्रमुखता है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के चारों मुख से इन वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी एक गहराई है। और इन वेदों में खास करके जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का, सभी वेदों का एक उपवेद भी बना, जिसमें अथर्ववेद है। अथर्ववेद का एक उपवेद स्थापत्य वेद है, जो कालांतर में वास्तु शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मिली, बहुत सारी ऐसी जो चीजें मिलती है, जो वर्तमान परिवेश में हम उसे आत्मसात करके अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि पूर्वक बनाने में सामर्थ्यवान हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं, पुराण है, जैसे नारद पुराण है, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में तो नगर योजना का इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। किन्हीं का आवाज आ रहा है, राजा जी आपकी लगता है आवाज, आप म्यूट कर लें। हाँ, तो आवाज से थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस नगर योजना के इतना सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से उसकी चर्चा की गई है कि आज का जो कलाकृतियां हैं उसके समझ फीके पड़ जाती है। तो इसकी गहराई है, हमारे वेदों में इसकी चर्चा है, इसके साथ पुराणों में चर्चा है। खास करके जब मत्स्य पुराण में जब हम देखते हैं, मत्स्य पुराण के अंदर जब हम चर्चा इसकी जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी बहुत इसमें गहराई से इसका वर्णन है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए, रामायण हुए, उसमें भी चर्चा है। आपने रामायण देखा होगा, जिसमें भगवान राम कह रहे हैं कि पावस का महीना आने वाला है लक्ष्मण, वर्षा की महीना आने वाले हैं, हमें अपने घर का एक निर्माण करनी है, उसमें वास्तु का ख्याल रखना है। इसकी चर्चाएं हमारे जो आदि ग्रंथ है उसमें भी देखने को मिलता है, महाभारत में भी देखने को मिला, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसकी गहराइयों का वर्णन है, जैन और बौद्ध संहिता में भी इसकी बहुत वर्णन देखी गई है। इसके साथ साथ एक ऐसी पुस्तक है जो शाम्रांगण सूत्रधार है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज प्रमाण ने इसे लिखा था। यह पुस्तक विदाउट डोमिनेस, बिना तोड़फोड़ किए हुए अपने वास्तु को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी इतनी सुंदर व्याख्या की गई है कि इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल सी बात है। इतनी अच्छी व्याख्या की गई है और बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। और सभी वास्तु का जो बेस है, जितने सिद्धांत है, जितनी थ्योरियां है, उसमें वो पूरे सिद्धांतों को समेटे हुए है, पूरे सिद्धांतों को उसमें समावेश कर दी गई है। और इस तरह इसका एक जो प्रमाणिकता है हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इसकी ह्रास होती गई, पुनः इसके तरफ हम सब इंक्लाइंड हुए, उन्मुक्त हुए और इस सिद्धांत को हम जानने का प्रयास किए। और यह सिद्धांत लगता है कि हमारे हर समस्याओं को निदान करने में यह सिद्धांत सामर्थ्यवान है। और यह सिद्धांत सचमुच में इसकी एक वैज्ञानिक आधार है, इसकी एक वैज्ञानिक आधार है। जब इसकी गहराइयों में आप जाएंगे
तो आपको इसकी पूरी चीज को बारे में आपको धीरे धीरे सभी चीजों की जानकारी होती जाएगी। हमारे इंटीरियर डिजाइनर में जो डिजाइनिंग के लोग हैं, आप कैसे डिजाइन करें, आपके डिजाइन में वास्तु में कलर का भी एप्लीकेशन है। कलर को कैसे करें कि वो हमारे अंदर, हमारे शरीर को, वहां पे निवास करने वाले को दुष्प्रभाव नहीं दे सके, उसकी अच्छी प्रभाव हमें प्राप्त हो, उसका भी ध्यान रखना है। हमें आकाश तत्वों का ध्यान रखना है, हमें अग्नि तत्वों को ध्यान रखना है, जो 5 तत्व इसकी बेस है। हमें वायु तत्व का ध्यान रखना है। यदि वायु तत्व की अधिकता हो जाएगी, वहां पे चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लोग एग्रेसिव होंगे। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि बात बात पे लोग गुस्सा करते हैं, बात बात पे लोग एक दूसरे से संघर्ष होती रहती है। तो उस स्थान पे वायु तत्व की अधिकता रहने के कारण होता है। कहीं हम देखते हैं अग्नि तत्व, जैसे अग्नि तत्व की अधिकता हो तो परिवार में कलह होती है, आपसी संबंधों में खराबियां होती है। तो उसे भी हमें देखना है कि कैसे इन तत्वों को हम कैसे समानुपातिक सम्मिश्रण में, कैसे सामान्य स्थिति में इसे अपने घर के अंदर व्यवस्थित करें। बहुत जगह आपने सुना होगा बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, होना भी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यदि बहुत नॉर्थ ईस्ट को बढ़िया कर दी जाए तो वहां पे डलनेस आ जाती है, सुस्तीपन आ जाता है। खास करके ऑफिस कार्यालय में उनकी आमदनियों में कमी हो जाती है, काम करने की क्षमताओं में कमी होती है। इसीलिए भी हर तत्व को सामान्य व्यवस्था के तहत हमें उसकी ध्यान रखनी है। जैसे पृथ्वी तत्व की बात है, पृथ्वी तत्व का भी अगर अच्छी स्थिति ना रहे तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आत्मविश्वास की कमियां हो जाएगी, हमें निर्णय लेने की समस्या हो जाएगी, हम डिसीजन बढ़िया नहीं ले सकते हैं, हम प्लानिंग करते हैं तो उसका अच्छे इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं, उसका अच्छे एक्सक्यूजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित रखनी है, कैसे हम अपने घर में, तो इंटीरियर करने वाले के लिए भी यह बहुत लाभप्रद होगा। और खास करके इस विधाओं के द्वारा वह अपने कार्य में और बखूबी अच्छा कर सकते हैं, लोग को लाभ दे सकते हैं, लोग की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। दूसरा, जो इंजीनियरिंग बेस के लोग हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो ड्राइंग डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ये महत्वपूर्ण है। खास करके उनकी अगर डिजाइन अच्छी होगी, वास्तु के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर, वास्तु के बताए हुए सारे तत्वों को ध्यान में रखकर अगर करी जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पे रहने वाले का, वहां पे जो वायु, जो मैग्नेटिक फील्ड है, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसकी अच्छी निर्माण के द्वारा आप उन्हें जीवन में सुख शांति, सुख शांति और समृद्धि देने में आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। तो आपकी कितनी नाम होगी, आपकी बनाई हुई डिजाइन पे अगर वह लोग सुख शांति समृद्धि पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें तो उन्हें भी अच्छा होगा, आपकी नाम होगी, आप भी लोग कल्याणकारी कार्य करेंगे। इस तरह उनकी भी बहुत जानकारी उनका होना, आज के संदर्भ में बड़े बड़े मॉल बना दी जाती है, मुझे देखने को मौका मिलता है, मैं वास्तु ऑब्जर्वेशन में जाता हूँ, देखते हैं चल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानियां हो रही है। बहुत बड़े बड़े ग्लास फैक्ट्रियों को मैंने देखा है अपने भारत के अंदर में, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियों को देखा है, आयरन की फैक्ट्रियां देखा है, उसके हमारे हिसाब से निर्माण भी हुआ है, लेकिन उसकी वास्तु के नॉर्म्स को उन्होंने अगर ध्यान नहीं रखी तो किसी तरह 2-4 साल तो चला लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसको चला पाना बहुत मुश्किल होती है और अंतोगत्वा वो बंदी की कगार पे चली जाती है। इसलिए इस वास्तु की बहुत बड़ी उपयोगिता है, इस सिद्धांत को हमें समझने की गहराई से आवश्यकता है, और इसको जितनी गहराई से हम समझेंगे, इसका चूंकि एक आध्यात्मिक आधार भी है, हम आध्यात्मिक आधार को भी ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पे हमें ज्यादा
फोकस करना है और उसकी वैज्ञानिक परिणामों को ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं कुछ और आपको बता दूंगा कि आपके घरों में किसी की वास्तु देख करके आप कैसे समझ जाएंगे कि इस घर में निवास करने वाले का स्प्लीन खराब होगा, इनकी हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, इन्हें लंग्स का प्रॉब्लम है। अभी कोरोना काल चल रहा है, बीमारियों से बहुत आक्रांत हम सब हैं, हमें बहुत परेशान कर रखा है। तो हम अपने घरों में कैसे, अपने घरों को कैसे ठीक रखें ताकि इन सब बीमारियों से हम बच के रहें, बचाव हो, हमारे घर में इसकी सुरक्षा मिलते रहे। तीन चीजों को अगर ये विधा को अच्छी तरह समझी जाएगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा और इसके बारे में आप अच्छी ज्ञान आपकी प्राप्त होगी। इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है जो हमारे भवन में अच्छे तरीके से अगर इसके इस्तेमाल करी जाए तो मंगलदायक होता है, कल्याणकारी होता है और विध्वंसकारी और विनाशकारी घटनाओं से बचाव होता है। इसलिए सिद्धांत की बहुत बड़ी यूटिलिटी वर्तमान परिवेश में है। आपकी कोर्स में एक बताया गया है वास्तु देव या वास्तु पुरुष। पता नहीं आप सब जानते हैं नहीं जानते, मुझे नहीं पता। हर घर में इसकी जो है एक आध्यात्मिक आधार है कि जितनी बड़ी प्लॉट हम में रहते हैं सभी घरों के अंदर एक वास्तु देव होते हैं जिन्हें वास्तु पुरुष कहा जाता है। वह है क्या? वह आपके घर के रखवाली करने वाले होते हैं, आपकी घरों की रक्षा करने वाले होते हैं और उनके जो मुंह से तथास्तु तथास्तु निकलते रहता है। इसलिए कहा जाता है घर में दुर्वचन वचनों का इस्तेमाल नहीं करना है, गलत वाणी का प्रयोग नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। और इसकी जो एक आध्यात्मिक आधार है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर से अंधकासुर और भगवान शंकर से एक मल्ल युद्ध हुआ, उनके कुछ पसीने के बूंद से एक भयावह आकृति वाले पुरुष की उत्पत्ति हुई और वो देवताओं को तंग करने लगे। लोगों ने बड़ा परेशान हो गए, हमारे देवतागण। उन्होंने सब लोग ने उसके उलट करके उसके पीठ पे वास कर लिया, इसलिए उनके नाम वास्तुदेव या वास्तु पुरुष पड़ा। और उनकी पीठ पे जब निवास किए तो उसने बोला कि मेरा क्या गलती है भाई, हमारा उत्पत्ति हुई इसीलिए। फिर उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि भाई आप घरों की रक्षार्थ करो और आप घरों में निवास करो, जो घर में रहेंगे उनकी आप कल्याण करना, उन्हें आप मंगलदायक परिणामों को प्राप्ति कराना। इस प्रकार उनकी पूजा की एक विधा बन गई, एक प्रथा बन गई जिसकी क्या आध्यात्मिक आधार है। जब कभी देव गृह आरंभ करी जाए तब उनकी पूजा की जाती है, गृह प्रवेश के समय पूजा की जाती है। आप गृह निर्माण में जब द्वार के निर्माण करते हैं उस अवस्था में आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह उनकी पूजा की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है और कहा गया है कि जब आप पुनः घर में किसी तरह का टूटी फूटी घरों को निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में भी इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे सुख शांति मिलता है, अमन चैन की प्राप्ति होती है और घर में कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि होने लगती है। इस तरह वास्तुदेव जो है या वास्तु जो पुरुष है, कहा जाता है कि इसके भूखंड के बीच में, किसी भी भूखंड के बीच में एक मर्म स्थान होता है। वो मर्म स्थान है क्या? 5 जो है ब्रह्म स्थान के बीच में 5 जो स्थान है, जो बीच का स्थान होता है घर का, उसमें 5 जो स्थान है अति मर्म स्थान होता है और बाकी जो 32 स्थान होते हैं वो मर्म स्थान कही जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी तरह का निर्माण कार्य अति मर्म स्थान पे नहीं करना चाहिए।